नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए हिंदी 2018 का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, ठीक है? जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी हम इससे प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से आते हैं और 15 प्रश्न हमारे शिक्षण शास्त्र से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविता, ठीक है? कविता मतलब पद्यांश, ठीक है? पद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब इसको हल करने का सबसे सही तरीका क्या है कि पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक? और फिर उनके जो उत्तर होते हैं, ठीक है? वो अगर उससे मैच कर रहे होते हैं हमारे पद्यांश से, तो हम जाकर उस पे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है? इससे हमको बहुत कम टाइम लगता है और हमारा पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक? तो हम पहले पढ़ते हैं कविता। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गद्दर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक? अब देखिए ये है हमारा पद्यांश, ठीक है? इससे संबंधित जो भी 91 से लेकर 96 तक प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और उनके उत्तर देंगे। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक? कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहस की ओर, ठीक है? कविता में यात्रा की अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है, ठीक? अगला प्रश्न, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुख और दुख, ठीक? अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा था? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, ठीक है? और ये जो प्रश्न है हमारे, ये जो अभी हमने कविता पढ़ी है उसी से संबंधित है। तो जो भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं 91 से लेकर 96 तक, वो सारे कविता से ही संबंधित है, ठीक है? अगला प्रश्न, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तटनी, जलमाला, नदी, प्रवाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाह, ठीक? अगला प्रश्न, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ते, ति, ती, ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ता। अब हम देखते हैं गद्यांश। गद्यांश क्या है हमारा? 97 से 105 तक हमारा गद्यांश है। तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक? तो चलिए अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लें, स्वयं तुकबंदियां करें और रचनाएं करने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बच्चे उस राह से भटक जाएंगे जिस पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं और अपनी सोच हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्ची वही करें जो माता पिता चाहते हैं, ना कि जो वे स्वयं करना चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों की स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रक्रिया के प्रति लगातार संदेह और गहरा डर बन जाता है। यही स्थिति स्कूलों की भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को स्वीकार नहीं। स्कूल को लगता है कि इसके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने पर ध्यान दे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह पहले थी, वह लगातार सीमित होती गई है। पहले गीत गाने, सुनने और सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे गीत कविताओं को गुनगुनाने, याद रखने, सहेजने और रचने
के प्रति प्रेरित करते हैं। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने के भी पर्याप्त समय और स्थान था। खेलते कूदते ही उनके बीच नए खेल तुकबंदियां, खेल गीत और बाल गीत स्वतः बन जाते थे। उनकी ये रचनाएं प्रचलन में आ जाती थी, लोगों की जुबान पर चढ़ जाती थी और वर्षों तक बच्चों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें जहां आवश्यकता होती वहां संशोधन भी होता रहता था। अब ये था हमारा गद्यांश। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, इसके बाद उन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं गद्यांश से प्रश्न। अब देखिए ये आ गया हमारा गद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश में क्या होता है कि एक पूरी कहानी जैसी दी होती है, उस कहानी को हमें पढ़ना होता है, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सबको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविताएं ही लिखते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा हमारा इस गद्यांश में लिखा है, ठीक है। तो हम ये जो भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, हम ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न के उत्तर हमारे गद्यांश से मैच होने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, इसे सीखना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। और ये जो आंसर निकल कर आया, ये कहां से आया है? ये हमारे आया है गद्यांश से, ठीक है। प्रश्न पढ़ेंगे, फिर जाके गद्यांश में उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूर्ण के रूप में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाधक के रूप में, ठीक। अगला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? कविता के अनुसार। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं तो वो तो अपना लक्ष्य खुद ही निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन कविता के अनुसार कौन है? कविता के अनुसार है कि माता पिता, ठीक। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक में प्रत्यय है तिक, कृतिक, इक, का। तो सांस्कृतिक में प्रत्यय हमारा इक। अगला प्रश्न, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीकार, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये जो प्रश्न है हमारे, ये है हमारे शिक्षण शास्त्र से, ठीक है। अब हम शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके बाद उसके उत्तर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये पीवाईक्यू सेशन है, पीवाईक्यू सीरीज है, 2018 का पेपर है। आप लोग जितना पीवाईक्यू आप लोग जितना अधिक से अधिक पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपके पेपर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षण शास्त्र में चीजें मैक्सिमम रिपीट होती रहती हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न,
हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनाशीलता को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करवाएं, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचनाशीलता को बढ़ने के अवसर दें। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? अब देखिए, हामिद ने मेले में क्या खरीदा, एक बंद अंत वाला प्रश्न। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये बंद अंत वाला प्रश्न है, तो यही गलत होगा। सबसे कमजोर कौन सा है? सबसे कमजोर प्रश्न यही होगा हमारा। ठीक है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संप्रेषण। ठीक है, भाषा का मूल उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान यानी संप्रेषण करना है। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है? जब हम कोई बात कहते हैं, किसी की सुनते हैं, तो वो जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। ठीक है, अपनी बात को बोलना और दूसरे की बात को सुनना। अगला प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अगला प्रश्न, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, जब किसी भी चीज को हम अगर 2 बार या 3 बार पढ़ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम रट रहे हैं, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको हम समझ समझ कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की जो कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, उन्हीं के केवल हम देखें कि हाँ बच्चा यहाँ गलत कर रहा है तो यहाँ उसको दंडित करना है। तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा गलत माना गया है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है छुट्टियां कैसे मनाएं, विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब देखिए, जैसे हम कोई चीज खुद से देख लेते हैं, जैसे हमने कोई त्योहार देख लिया दीपावली। ठीक है, अब दीपावली के बारे में हमको लिखना है कि हाँ दिवाली ऐसी होती है, दिवाली वैसी होती है। अगर हम उसको केवल नाम से जानते हैं, केवल किताबों में पढ़ा है, तो हम उतना ही लिख पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज हम खुद मनाते हैं, उस त्योहार को तो हम खुद मनाते हैं, अगर उसके बारे में लिखने को कहा जाएगा तो हम बहुत अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो आंखों देखी घटना को या खुद से की हुई चीजों को लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और उसका हम बहुत अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, यही आंसर हमारा ठीक है। चौमास्की के अनुसार बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिखने में। ठीक है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। ठीक, अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास प्रश्न, हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं तो अपनी अलग अलग भाषाएं लेकर आते हैं। ठीक है, हम सबकी एक क्षेत्रीय भाषा होती है, तो ये क्या है, संसाधन के रूप में हमारी कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारे सीटेट 2018 के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका पेपर आने तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद हम रिवीजन भी करवाएंगे, हम रिवीजन सीरीज चला भी रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।